दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल GS7 ट्यूटोरियल पे। मैं मनीष आपका टीचर आपका दोस्त स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लास 12 से ये वीडियो लेके आए हूँ राजनीतिक विज्ञान का। पोल साइंस की बुक है ये, समकालीन विश्व राजनीति। और इसमें आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दो ध्रुवीयता की का अंत। तो चलिए हम चैप्टर पे चलते हैं। अध्याय 1 है हमारा दो ध्रुवीयता का अंत। तो चलिए हम सबसे पहले इसका परिचय पढ़ते हैं। तो शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक था। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। उसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध को समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी को अब एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपनी साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसे किसी सैन्य मजदूरी से नहीं बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। इस अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। आप यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। ठीक है कि पूंजीवादी दुनिया एक तरफ थी और साम्यवादी दुनिया एक तरफ। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन के पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र इसी कथा क्रम को सामने रखते हैं। पहले लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, तोड़ने के लिए। दूसरा है मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। 1989 से पहले बर्लिन की दीवार चित्र किसने बनाया? फ्रेडरिक रेम और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा के आधार। सोवियत संघ के नेता व्लादिमीर लेनिन 1870-1924 बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक, 1917 को रूसी क्रांति के नायक और क्रांति के बाद के सबसे मुश्किल दौर 1917 और 24 में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष, मार्क्सवाद को असली जामा पहनाने में समर्थ और पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत। ये हमारे सोवियत संघ के नेता कौन थे? व्लादिमीर और लेनिन। ठीक है, व्लादिमीर लेनिन जो थे उनका जन्म कब से कब तक हुआ था? 1870 में जन्म हुआ था और 1924 तक ये इस दुनिया में थे। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया। चलिए आप आगे चलते हैं। सोवियत प्रणाली क्या थी? सबसे पहले हम जानते हैं सोवियत प्रणाली थी क्या। समाजवादी सोवियत गणराज्य USSR रूस में हुई। ठीक है, USSR मतलब रशिया में हुई। 1917 को समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समता मूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए।
सोवियत सेना ने उन्हें फासीवादी ताकतों के चुंगल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर डाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल है। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पेन में से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर को नहीं थी, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी जरूरतों की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ों रियायती दर पर मुहैया कराती थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों को राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1989 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। सैलरी पर तो बढ़ती गई, पर क्या हुआ, उद्योग धंधों में वो काफ़ी पीछे रह गया। इससे वह हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंत ठहर सी गई। अब है गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिमी के देशों के साथ संबंधों का सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले को कुछ ऐसे ही
परिणतियाँ रही जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। इन देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा। और इससे सोवियत संघ का विघटन की गति और तेज हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों को कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। जब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परवर्ती सोवियत गणराज्यों। उससे पहले जरा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। सोवियत संघ के नेता जोसेफ स्टालिन 1879 से 1953 तक। लेनिन के उत्तराधिकारी सोवियत संघ के मजबूत बनने के दौर में 1924 से 1953 नेतृत्व किया। औद्योगिकरण की तेजी से बढ़ावा और खेती को बलपूर्वक सामूहिकरण। दूसरे विश्व युद्ध में जीत का श्रेय 1930 के दशक के भयानक आतंक। पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। आइए इनके बारे में थोड़ा पढ़ ले। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव 1894 से 1971। सोवियत संघ के राष्ट्रपति 1963-1964। स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक। 1956 में कुछ सुधार लागू किए। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा। हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल। कंटिन्यू करते हैं। ने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सुरक्षित परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। उसने अमेरिकी के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। ठीक है, सोवियत संघ टूट के रूस अलग हो गया था। अब थोड़ा यहाँ भी ध्यान दे लेते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकारी मास्को से रवाना हुआ और सामूहिक खेती के एक फार्म
पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा। किसानी साथ ही इस साल को पैदावार कैसी रही? अधिकारी ने पूछा। ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग गए हैं, किसान ने बताया। लेकिन ईश्वर तो होता ही नहीं। अधिकारी ने उनकी बात काटी। तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होते, किसान ने जवाब दिया। बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं कि सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और ना ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ कोई राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों को आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही। इससे उपभोक्ताओं वस्तु को बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी को एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक की नज़र से देखने लगा। उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधनों पूर्व यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए, ताकि वे सोवियत संघ नियंत्रण में बने रहे। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। ऐसा अक्सर होता है कि जो सुपर पावर्स जो ताकतवर देश होते हैं, वो कमजोर देशों पे अपना प्रभाव बना रहे, उसके लिए उसके सारे खर्चे उठाते हैं और इसी चक्कर में वो अपने देश का भी नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ एक और बात हुई। पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरोध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरोध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की अक्षमता, शासन से ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज्य व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे और आगे क्या हुआ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर लंबा होने से और ज़्यादा लंबी वीडियो होने से बोरियत हो जाती है, तो वीडियो पे एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपको जो भी डाउट हो इस नए टॉपिक पे आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में और ज़्यादा आगे क्लियर करूँगा और कुछ पार्ट्स में ये वीडियो आएगी, तो आप लोग कंटिन्यू देखते रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी ये क्लास पहुँच सके, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी नई नई वीडियो आप तक पहुँच सके। सोशल मीडिया का अदर प्लेटफॉर्म पे भी आप जुड़ सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं या फिर आप
टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।